तो हेलो साथियों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक इंडेस 41 एग्रीकल्चर। सर टॉपिक कैसा है? सर टॉपिक बहुत इजी है। ठीक है, चैप्टर ऑर्गेनाइजर में आप देख सकते हो केवल 3 पार्ट्स में ये टॉपिक कंप्लीट है आपका। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा फाउंडेशन डेवलप कर लेंगे, फिर सेकंड पार्ट इसकी मेजरमेंट कैसे होगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए और हर बार यहीं से क्वेश्चन आ रहा है, और थर्ड इसमें गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में भी बात है। सर गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में हम इंडेस 20 में करते हैं। नहीं साथियों, अगर कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट है तो यहाँ बात होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साथियों। की टर्म्स जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। सर सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल एसेट की। सर ये इंडेस बना किसके लिए है? सर ये उनके लिए बना है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अनाज उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, वेजिटेबल उगाते हैं। ठीक है, या फिर जो पशुपालन करते हैं, ठीक है, दूध वगैरह निकालते हैं, ये उनके लिए बना है। तो प्लांट्स और एनिमल्स की बात होगी यहाँ पे। ठीक है साथियों, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे प्लांट साथियों दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है बेयरर प्लांट जो आपने इंडेस 16 में सुना होगा, और दूसरा होता है नॉन बेयरर प्लांट। इसके बाद हम इंडेस 41 में करेंगे। सर बेयरर प्लांट क्या होता है? सर देसी भाषा में बताऊं तो बेयरर प्लांट यानी वो प्लांट जो हमारे किसान भाइयों के लिए एक मशीन का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल बेरर प्लांट का सर मैंगो या गुआवा ट्री। सर ये पेड़ एक बार आप लगा दो, ठीक है, उसके बाद जब ये फल देना चालू करता है तो देता ही रहता है, कम से कम 10 15 20 साल तक, कम से कम बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेरर प्लांट इनके लिए क्या है, एक तरीके से मशीन है। तो इन्होंने बोला भाई इसको हम डालेंगे पीपीई में। सर अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन की बात भी कहाँ होगी? इंडिया 16 में। सर एक बार हमें बता दो, चलो बता देता हूं आपको मैं। सर ये रहा आपका बियरर प्लांट, हम पहुंच गए अब इंडिया 16 में। तो बियरर प्लांट क्या होता है? सर ये होता है लिविंग प्लांट जो यूज होता है या तो प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारा क्या है? मैंगो। और जो हमारे लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है मोर देन 1 पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? बियरर प्लांट। बस इतना समझ लो, काफी है। इसमें साथियों एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ कई बार बच्चे सोचते हैं सर इंडिया 16 में, सर ये प्रॉपर्टी हमें समझ में आता है कि कोई लैंड बिल्डिंग है, इक्विपमेंट समझ में आता है कि हमारे लिए कोई मशीन है, प्लांट क्यों आता है ये आज आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सर प्लांट की बात करता है ये हमारे किसान भाइयों के लिए। क्लियर है सर? सर बिल्कुल क्लियर है। वापस चलते हैं अपने इंडेस 41 में। सर नॉन बियरर प्लांट कौन से होते हैं? सर ये वो प्लांट होते हैं जो हमने अभी उगाया और अभी काट लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने गेहूं और चावल की खेती कभी देखी है? सर बिल्कुल देखी है। सर जिन्होंने नहीं देखी उनको बता रहा हूं मैं, गेहूं और चावल की धान ऐसी होती है, आपने अभी लगाई और 4 महीने बाद वो पूरी फसल के साथ काट ली। ठीक है, फिर वो आगे फर्दर प्रोसेस के लिए चले जाता है। अब इसमें क्या, धान लगाने के बाद वो आपको चावल या गेहूं लाइफ टाइम दे रहा है? नहीं सर, उसी टाइम हम काट लेते हैं, इसलिए आता है नॉन बियरर प्लांट में। इसकी बात होगी सर इंडेस 41 में। ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट का हमने एक पार्ट हमने समझ लिया। एनिमल, सर सारे ही एनिमल है, सारे ही एनिमल है सर जैसे कि अमूल डेयरी, अमूल डेयरी का जो बिजनेस है, गायों से दूध निकालते हैं, तो उसके पास जो एनिमल वगैरह उसने पाल रखे हैं वो उसके लिए क्या है? बायोलॉजिकल एसेट है। ठीक है, उसके बाद साथियों यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो बायोलॉजिकल एसेट है इसे आप हार्वेस्ट करते हो, ठीक है, और इससे आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिलता है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सर काम की बात नहीं है। ठीक है, तो ये सर इंडेस 41 लगेगा किस पे? ये सर बायोलॉजिकल एसेट पे लगेगा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, देखो काओ, काओ पे तो ये लगेगा ही लगेगा, साथ में काओ के जो बछड़े हैं उन पे भी ये लगेगा। ठीक है, फिर हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, ठीक है, लाइक मिल्क, फ्रूट, उन पे लगेगा। सर मिल्क हमने निकाल लिया गाय से, मिल्क पे लग रहा है, लेकिन क्या हमारे मिल्क के बाद हम कर्ड बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, क्या उस पे भी लगेगा? आंसर इज नो। ये लगेगा आपका कर्ड पनीर पे आपका लगेगा इंडेस 2। ठीक है,
तो ध्यान देने वाली बात यह है, बायोलॉजिकल असेट पे भी लगेगा और बायोलॉजिकल असेट से कुछ उससे प्रोड्यूस हो रहा है तो ये उस पे भी लगेगा, ठीक है। लेकिन उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप फर्दर प्रोसेस कर रहे हो तो नहीं लगेगा। फिर गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू असेट कवर अंडर इंड AS 41, तो ये उस पे भी लगेगा। सर इस स्पेसिफिक पॉइंट पे ICAI ने क्वेश्चन भी दे रखा है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नॉन एप्लीकेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। इसमें जो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो समझ लो, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बियरर प्लांट। मैंने क्या बताया साथियों, अगर गवर्नमेंट ग्रांट उस असेट से रिलेटेड है जो इंड AS 41 में कवर है तो आप यहाँ पे आ जाओ। लेकिन जो असेट यहाँ पे कवर नहीं है, लाइक बियरर प्लांट कवर है इंड AS 16 में, तो आप इंड AS 20 में चले जाना। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। आगे देखो साथियों, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ठीक है, हर इंड AS में इसकी बात होती है, स्पेशली जो असेट रिलेटेड है, कि सर बायोलॉजिकल असेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप कब बुक्स में रिकॉग्नाइज करोगे। अगर एंटिटी का कंट्रोल है, उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, ठीक है, और उस असेट की फेयर वैल्यू या कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर सकते हो तो ही आपको बुक्स में लेके आनी है, अदरवाइज नहीं लेके आनी। क्लियर है सर? क्लियर है। उसके बाद आते हैं साथियों इसके मेजरमेंट प्रिंसिपल पे। ये साथियों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बायोलॉजिकल असेट जब भी आप इनिशियली बुक्स में मेजर करोगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करोगे, ठीक है साथियों। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आप नहीं पता लगा पा रहे तो आप कॉस्ट मॉडल यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हो गई साथियों बायोलॉजिकल असेट की। उसके बाद जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है आपका, वो भी आपका मेजर होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, ठीक है। उसके बाद साथियों जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, फॉर एग्जांपल आपने सेब तोड़ लिए, मैंगो तोड़ लिए, अब इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आप आराम से निकाल सकते हो, इसलिए यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है कि भैया आप इसे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल यही एक ऑप्शन है। उसके बाद अगर आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट अगर वो आपका इन्वेंट्री बन गया तो साथियों ये जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है यही आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट बन जाएगी। क्लियर है सर? बिल्कुल। अब साथियों यहां तक हमने समझ लिया है, तो अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर ही इस टॉपिक को बेटर समझाएगा। ठीक है सर, तो मैं लेके चलता हूं आपको अपने स्मार्टली डिजाइन क्वेश्चन बैंक में। साथियों इससे रिलेटेड केवल हमारे पास 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैंने छांट के डाले हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से भी मैं आपको इंपॉर्टेंट कराऊंगा जो आपके पेपर में आएंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट इसे इग्नोर कर लेना, ठीक है। आपके लिए जो रिलेवेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए वो है 1.1 और 1.3, इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो साथियों 1.1 में आ जाओ, बिल्कुल मजेदार तरीके से समझेंगे। 1 नवंबर 2001 को साथियों ये बकरी की आवाज कहां से आई? इस क्वेश्चन से आई। इसने 100 गोट खरीदी है, ठीक है, फॉर 10 लाख रुपीस। अच्छी बात है। अच्छा इसमें इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लग रही है 2%। साथियों कोई ब्रोकर बीच में होगा उसको 2% भी दिए। तो साथियों सबसे पहले हम बाय की बात कर लेते हैं। जब हमने इस गोट को खरीदा तो हमारे 10 लाख रुपए लगे और हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगी है 2%। तो साथियों यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, ठीक है, वो बस आपको कैच करना है। यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2% है, ठीक है, यहाँ पे 2 कंडीशन बना रखी है कि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है अगर सेलर बियर करेगा तो क्या होगा। अगर सर सेलर बियर करेगा तो हमें केवल 10 लाख देने, और अगर ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट सेलर और बायर दोनों बियर करेंगे तो इसका मतलब बायर को 10 लाख के साथ 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी देनी है। तो साथियों मैं पहले आपको केस 2 की बात बताता हूँ, ठीक है। केस 2 में हमारे बैंक अकाउंट में कितने जाएंगे सर? 10 लाख प्लस 2% ऑफ 10 लाख, ये जाएगा 10,20,000। लेकिन फर्स्ट केस में केवल 10 लाख जा रहे हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कौन बियर कर रहा है? सेलर बियर कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई पैसे कटने की बात।
अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि हम इसे रिकॉर्ड किस पे करेंगे। तो अभी हम कंसेप्ट पढ़ के आए हैं, वहां पे लिखा है ये रिकॉर्ड होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में। तो हमें सेलर की साइड से देखना है कि इसकी जो फेयर वैल्यू है, इसकी जो फेयर वैल्यू है ऑन डेट ऑफ परचेज वो 10 लाख है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे सेल करोगे साथियों, तो कॉस्ट टू सेल आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जो कौन बियर करेगा, सेलर बियर करेगा। दोनों ही केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है सेलर बियर कर रहा है। तो साथियों अगर सेलर पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ये हो जाएगा 10 लाख माइनस 2%, कितना हो जाएगा 9,80,000। तो बायोलॉजिकल असेट आपका किस पे रिकॉर्ड होगा, 9,80,000 पे। तो पहले केस में अगर 980 पे रिकॉग्नाइज हो रहा है, ठीक है, बैंक से हमारे गए 10 लाख, तो 20,000 के लॉस दिखा दोगे। दूसरे केस में हमारे अकाउंट से जा रहे हैं 1020, लेकिन बायोलॉजिकल असेट 980 पे रिकॉग्नाइज होगा, तो यहाँ पे लॉस हो गया 40, ठीक है। तो सेकंड केस में हमारा बन रहा है पोपट, क्यों, क्योंकि सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट बायर को बियर करनी पड़ रही है, ठीक है साथियों। सर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद साथियों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं 1.3 पे। अब मैं आपको कमाल की बात बता दूं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस करा है, एग्जाम जनवरी 21 में भी आया 5 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.3 पे आ जाओ, रेडी हैं सारे, सर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 1.3 देखते हैं साथियों। साथियों ये जो मेजरमेंट वाला कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईसीआई के नजरिए से, ठीक है। अब मैं आपको ना इसमें एक ट्रिक भी बता देता हूँ। अब साथियों जो मेरे साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हैं तो उनका ट्रिक जानना जरूरी है। देखो इसकी परचेज प्राइस है 1 लाख, तो आपको सबसे पहले बाय एंगल से सोचना है कि मेरे पैसे कितने जा रहे हैं। तो सर मेरे पैसे जा रहे हैं 1 लाख रुपीज, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये 1000 मुझे बियर करने पड़ेंगे, तो ऐड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि आपको एक ऑक्शनर फीस भी देनी है 2% ऑफ सेल प्राइस, ठीक है। ये जो ऑक्शनर चार्जेस हैं 2%, ये बायर और सेलर दोनों बियर करते हैं। तो साथियों बाय एंगल से देखें तो मेरा प्राइस जा रहा है 1 लाख प्लस 1000 ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, और ऑक्शन फीस हमेशा जो है वो प्राइस पे लगाना, ये ध्यान रखना। तो 2% ऑफ 1 लाख ये हो गया 2000। तो अकॉर्डिंगली साथियों बाइंग प्राइस मेरा हो गया 1,03,000, ठीक है। ये पार्ट होने के बाद अब आप सेल वाले पार्ट पे आ जाओगे। सर अगर इसे मैं सेल करूं तो कितने में सेल करूंगा। सर देखो सेल में क्या होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ऑक्शन प्राइस जो है माइनस होगा। तो 1 लाख माइनस 2000 माइनस 1000, ये आ गया 97,000। तो साथियों देखो 97,000 पे ये रिकॉग्नाइज होगा, 1,03,000 मेरी जेब से जा रहे हैं, तो इनिशियली मुझे लॉस हो गया 6,000 का। फिर ये कह रहा है 31 मार्च 2002, ये नहीं यानी सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग डेट आ गई। अब रिपोर्टिंग डेट वाले दिन आपको इसे रीमेजर करना है। तो इसका जो सेल प्राइस है वो है 1,10,000, लेकिन साथियों इसकी कॉस्ट टू सेल भी तो होगी। तो 1000 माइनस 1,10,000 का 2%। तो साथियों ध्यान से देखो 1,10,000 माइनस 1,10,000 का 2% माइनस 1000 ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये आ गई इसकी क्या, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो इस अमाउंट को आप कंपेयर कर लोगे 97,000 से, तो आपको क्या पता लग जाएगा कि यहाँ पे अल्टीमेटली गेन आ रहा है, ठीक है। और इस गेन को आपको रिकॉर्ड करना है, बस साथियों और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो बस जब आप मेजर करोगे आपको ध्यान रखना है पहले बाय एंगल को डील कर लो, फिर सेल एंगल को डील कर लो, और फिर डील डन डना डन। तो साथियों मेजरमेंट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसा आपको लग रहा है तो आपकी गलतफहमी है। अभी हमने करें हल्के फुल्के क्वेश्चन, अब हम करेंगे इसके बाद भारी भरकम क्वेश्चन। तो साथियों अगर मैं आपको ऑर्गेनाइजर में ले जाऊं, ये बात करी थी थोड़ी बहुत हमने इनिशियल मेजरमेंट की, अब बात करेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की। क्या आप मेरे साथ रेडी हो। हाँ जी सर हम बिल्कुल रेडी हैं। साथियों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.2। ये बकरी की आवाज कहां से आ रही है। सर इस क्वेश्चन में बकरी आ गई है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे 100 बकरियां खरीदी हैं, ठीक है, फॉर 1 लाख। वो भी सर ये ऑक्शन में खरीदी गई है। मजेदार बात ये है, ठीक है, 30 सितंबर 2001 को खरीदी है।
इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी है 1000, ठीक है, और यहाँ पे 2% सेलिंग फीस है, ठीक है, जो कि कौन बियर करेगा, सेलर बियर करेगा। अब साथियों ये क्वेश्चन ना देखने में बहुत बड़ा है, तो जब आप इसे एग्जाम में सॉल्व करोगे तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो हौले हौले इसकी इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेना। सर कैसे करनी है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सर आपने 30 सितंबर को परचेज करी है 100 गोट, आपको कितने की पड़ी, 1 लाख प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,01,000 की आपको पड़ी, ठीक है। दूसरा हमें रिकॉर्ड करना होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दे रखा है कि जो 1 लाख है, ठीक है, ये इसका मार्केट प्राइस है, इसमें से माइनस करोगे 1000 जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, फिर इसमें लिखा है कि 2% जो है ऑक्शन फीस भी देनी है, तो 2% आप 1 लाख पे लगाओगे, ये बात ध्यान रखनी है, ये ना करना कि 1 लाख माइनस 1000 फिर उस पर 2% लगा रहे हो, वहीं पे आपका ही बकरा बन जाएगा। तो साथियों अल्टीमेटली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ गया 97,000, ठीक है। उसके बाद साथियों क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एंड में आपको दिखा दूं, ये कह रहा है जो इसका रिपोर्टिंग पीरियड है वो 30 सितंबर और 31 मार्च, ठीक है, तो इन दो डेट्स पे आपको इसे रिमेजर करना है, ठीक है सर। ऑन 31 मार्च देखो ध्यान से, 30 सितंबर को आपने खरीदी है और 31 मार्च को ये रीमेजर हो रही है, तो ये वाला जो आपका डाटा है ये रीमेजर का है। तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि जो मार्केट वैल्यू है गोल्ड की वो बढ़ गई है 1,10,000। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अभी भी है 1000 और ऑक्शनर फीस 2% वो तो है ही। तो साथियों 31 मार्च को रिपोर्टिंग डेट आ गई है, तो हमें इसका रीमेजरमेंट करना है। रीमेजरमेंट 100 गोल्ड, तो 1,10,000 पे अगेन 2% माइनस करोगे और 1000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस करोगे, फाइनली आ जाएगा 1,06,000। तो साथियों 97,000 से आपकी जो गोल्ड की वैल्यू है वो गई है 1,06,800। तो अकॉर्डिंगली आपको बायोलॉजिकल एसेट पे 9,800 का गेन बुक करना है, किस दिन, 31 मार्च 2002 को। अभी हम केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं। सर 1 जून 2002 को, ठीक है, डेट का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सोल्ड कर दिया 18 गोल्ड फॉर 20,000, ठीक है। अब सेल तो कर दिए, इसमें इनका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा है 150 रुपीज और 2% जो है ऑक्शनर फीस भी लगी है, ठीक है, ये सेलर बियर कर रहा है। तो ये जो सेल अमाउंट है सर, इसे कैसे अकाउंट करना है वो देख लेते हैं। साथियों हमें सेल प्राइस कितना मिल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 20,000 मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें 150 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और 2% ऑक्शनर फीस भी आपको देनी है। तो साथियों फाइनल अमाउंट जो आपको मिल रहा है 19,450, ठीक है, ये अमाउंट आपको मिल रहा है, तो ये बैंक में डेबिट हो जाएगा। अब मेन बात इसमें समझने वाली बात ये है कि जो 18 गोट है ये तो हमारी बुक से बाहर जा रही है, तो इसे डी रिकॉग्नाइज किस वैल्यू पे करेंगे सर, इसे कैरिंग अमाउंट पे करेंगे। तो सर हमने 18 गोट किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करी थी लास्ट टाइम, तो लास्ट टाइम हमने ये इस वैल्यू पे रिकॉर्ड करी थी टोटल 100 गोट, तो इसमें से आप 18 गोट की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, देखो 1,06,800 100 गोट की वैल्यू है, 18 गोट की वैल्यू निकाल लोगे, ये आ जाएगी, ठीक है साथियों। उसके बाद यहाँ पे साथियों 15 सितंबर 2002 को फेयर वैल्यू दे रखी है 82,820। ये फेयर वैल्यू किसी काम की नहीं है, क्योंकि साथियों 15 सितंबर को कह रहा है और हम अकाउंटिंग कब करेंगे, 30 सितंबर को। तो ये पागल बनाने के लिए आपको वैल्यू दे रहा है। फिर ये कह रहा है 42 गोट्स वर स्लॉटर्ड। ओ माय गॉड, ठीक है, यहाँ पे जानवरों की हत्या हो रही है और उसकी कॉस्ट आई है 4,200, जो किसने लिए, कसाई ने। मार्केट प्राइस ऑफ द कारकस ऑन दैट डेट वाज 48,300। तो साथियों जो कटे हुए बकरे हैं उनकी वैल्यू है 48,300, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह भी दे रखी है 420। सर ये कॉस्ट हमें दे क्यों रखी है, सर ये हमें दे रखी है इंड AS 2 की वजह से, ठीक है, क्योंकि इंड AS 2 में अब हमें जाना है, क्योंकि ये पक्का कोई कसाई होगा, ठीक है, जो काट के मटन के पीस बेचता है, ठीक है सर। इसको अकाउंट कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे साथियों हमने जो स्लॉटर करा है 42 गोट्स को, तो सबसे पहले हम इसे डी रिकॉग्नाइज करेंगे। सर कैसे डी रिकॉग्नाइज करेंगे देख लो। सर अगेन
हमें ये देखना है लास्ट टाइम ये किस वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ था। सर लास्ट टाइम ये रिकॉर्ड हुआ था पर गोट वैल्यू 1068। कैसे आई सर? ऐसे आई। तो 1068 इंटू 42 कर दोगे, ये आपकी वैल्यू आ गई सर डी रिकॉग्निशन की। ठीक है, कैरिंग अमाउंट पे डी रिकॉग्नाइज होगा। अब ध्यान से देखो, आपकी 18 और 42 गोट जा चुकी है। ठीक है, 42 गोट कट चुकी है और 18 गोट हमने सीधे के सीधे बेच दी। तो अगर कैलकुलेट करोगे 60 गोट जा चुकी है, अभी रिमेनिंग कितनी है? 40। तो सर ये जो 40 है इसकी कैरिंग अमाउंट ये है और इसकी फेयर वैल्यू हमें दिखानी है ऑन 30 सितंबर, क्योंकि ये हमारी रीमेजर डेट है। तो 30 सितंबर को क्या हमें रीमेजर फेयर वैल्यू दे रखी है? सर दे रखी है 30 सितंबर को फेयर वैल्यू दे रखी है मार्केट प्राइस 44,800। ठीक है, वही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ऑक्शनल फीस, तो ये दोनों आप माइनस कर लोगे। यहाँ पे देखो 44,800 मार्केट प्राइस दे रखा है, 2% माइनस 400, तो ये आ गई आपकी फाइनली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और इसे आप कंपेयर करोगे इसकी कैरिंग अमाउंट से, तो हमें पता लग जाएगा कि गेन हो रहा है और कितना हो रहा है, इसका डिफरेंस जो है गेन है। साथियों कैलकुलेशन की सारी बात हो गई। ठीक है, अब आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे, गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना साथियों, तो फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन इनिशियली रिकमेंडेड है कि आप इस तरीके से करो। अब हमारा काम रह गया जनरल पास करने का। ठीक है, तो साथियों ऊपर देख के जनरल पास कर लेते हैं। देखो हमारी जेब से कितना पैसा गया? 1,01,000, लेकिन हम रिकॉर्ड कितने में करेंगे? 97 पे। 97 पे बायोलॉजिकल एसेट आ गई, बैंक से 1,01,000 चले गए, 4,000 का लॉस दिखा दिया। फिर 31 मार्च को हमने रीमेजर करा था, 9,800 का गेन बुक कर लिया। फिर हमने सर कुछ गोट को सेल भी करा था। सर कितनी गोट को सेल करा था? अराउंड 18 गोट्स को। तो सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया था। ठीक है, और डी रिकॉग्नाइज करेंगे कैरिंग अमाउंट पे, और यहाँ पे भी अल्टीमेटली हमें गेन दिख रहा है। कंपेयर करोगे आप कैरिंग अमाउंट को सेल प्राइस से, तो 226 का गेन आ गया। उसके बाद साथियों ये एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम से एक दिन पहले ये वाली एंट्री जरूर देख लेना। जो हमने गोट को काटा है और बेचा है, तो साथियों इजी से स्टार्ट करते हैं। देखो गोट हमारी डी रिकॉग्नाइज हो रही है 44,856। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने गोट को काटा तो हमारे स्लॉटरिंग कॉस्ट आ गई, तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्वेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। तो साथियों इस गोट की कॉस्ट या एनआरवी दोनों का हमें कंपेयर करना है। तो सर इसकी जो एनआरवी है वो है 48,300, क्योंकि स्लॉटर जो कारकस है, कारकस ही लिखा हुआ था, देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है साथियों जो कारकेसेस है। ठीक है, उसकी वैल्यू 48,300 है, और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये 420 है। तो आपको एनआरवी पता लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये इसका एनआरवी है साथियों 47,880। ठीक है सर, ये एनआरवी तो ठीक है, लेकिन हमें कॉस्ट भी तो बता दो। देखो कॉस्ट साथियों आप खुद ही निकाल लोगे। देखो जो हमारी गोट डी रिकॉग्नाइज हो रही है, एक तो ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा, प्लस जो हमारी स्लॉटरिंग कॉस्ट है ये भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो कॉस्ट आ रही है इसकी, अगर इन दोनों को ऐड करोगे 49,056। तो एज पर इंड AS 2 ये बोलता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इस पे आपको रिकॉर्ड करना है इन्वेंट्री को। तो अकॉर्डिंगली ये लोअर है, हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद जो बची हुई 40 गोट्स हैं उसे हमने कंपेयर कर लिया, 784 का यहाँ पे गेन बुक कर लिया। तो क्वेश्चन बहुत इजी है सर, बिल्कुल इजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों धमाकेदार क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी साथियों एक अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट करें सर? बिल्कुल। तो यहाँ पे एक बंदा है, उसने ये गाय की आवाज कहाँ से आ रही है? सर एक गाय की आवाज ऐसे आ रही है, इन्होंने कुछ बछड़े ऐड किए हैं जिनकी उम्र है 3 साल। ठीक है सर, कब ऐड करें? 1 अप्रैल 2001 को। सर यहाँ पे डेट का ध्यान रखना, दूसरा आपको एज का भी ध्यान रखना है। इनकी एज है 3 साल।
अब साथियों 30 सितंबर 2001 को कुछ गाय चल बसी, अलविदा। 1 अक्टूबर 2001 को इन्होंने इसको रिप्लेस कर लिया 20 न्यू काउस लेके, जिसकी वैल्यू है 21,000। अब ये जो नई 20 का काउस है ना साथियों, इसकी जो एज है वो 1 ईयर ओल्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो गाय जा रही हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो इस संसार से जा चुकी हैं। देखो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 अप्रैल 2001 को इन्होंने 3 साल की गाय ली है 500। ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 26,000। तो साथियों टोटल 500 काऊ की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 130 लाख। ये क्या है सर? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब साथियों हम रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, तो इस वैल्यू पे हमने रिकॉर्ड करा है। सर ये 26,000 वैल्यू कहाँ से आई? अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो साथियों 1 अप्रैल 2001 को जो 3 इयर्स की काऊ है उसकी प्राइस दे रखी है आपको 27,000। ठीक है, और उसमें से आप कॉस्ट टू सेल माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 27 माइनस 1 26। ठीक है, ऐसा लग रहा है ये ना जैसे आप कहीं बड़े बड़े शोरूम में जाओगे तो ऐसे ऐसे प्राइस टैग लगा होता है कि 1 साल की गाय का ये रेट है, 1.5 साल की गाय का ये रेट है। ये देख के थोड़ी वैसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो साथियों ध्यान से बात समझो कि आपने 1 अप्रैल को इस वैल्यू पे रिकॉर्ड करा होगा, ये कैरिंग अमाउंट चल रही है, और 30 सितंबर को ये चले गई हैं, तो डी रिकॉग्नाइज करोगे आप कैरिंग अमाउंट पे। तो 130 लाख जो है 500 काऊ का वैल्यू है, तो 20 काऊ का वैल्यू आ जाएगा 5.2 लाख। इस वैल्यू पे आप डी रिकॉग्नाइज कर लोगे। ठीक है, अब बची आपके पास 480 काऊ। ठीक है, जिसकी वैल्यू ये है। 31 मार्च को आपको फिर इनको क्या करना है? रीमेजर करना है। अब साथियों मुझे एक बात बताओ, 1 साल पहले जो आपने गाय ली थी क्या उसकी उम्र 1 साल बाद भी वही रहेगी? नहीं सर, एज तो चेंज होगी। ये गाय हो गई है 4 इयर्स की। ठीक है, हैप्पी बर्थडे। तो ये 480 का हुआ है, इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वही आपको चार्ट देखना है। 4 साल की गाय 31 मार्च को 26,500 माइनस 1,100। यहाँ पे देखो साथियों। ठीक है, तो 25,400 पर काऊ का रेट है, अकॉर्डिंगली 480 काऊ का जो रेट है वो 121.92। तो साथियों फेयर वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, तो हमें बढ़ रही नहीं, सॉरी कम हो रही है, तो यहाँ पे हमें बायोलॉजिकल एसेट पे लॉस हो रहा है। ठीक है साथियों? सर बिल्कुल ठीक है। तो साथियों सबसे पहले इतनी बात को ना जर्नल एंट्री की फॉर्म में पुट कर देते हैं। सबसे पहले आपने जो 20 काउस डेड हुई है उसका लॉस बुक कर लिया। ठीक है, कैरिंग अमाउंट पे आपने डी रिकॉग्नाइज कर लिया, वही हमारे लिए पूरा का पूरा लॉस है। फिर 1 अक्टूबर 21 को जो न्यू काउ परचेज हो रही है उसके बारे में अभी बात करेंगे। जो 480 काउस है उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है 2.88 लाख का। अभी हमने कैलकुलेट करा है वर्किंग नोट 1 में है ये। वर्किंग नोट 1 आपको जो बोर्ड नोट मिलेंगे टेलीग्राम में वो करेक्ट ही मिलेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं साथियों जो न्यू 20 काउ इन्होंने परचेज करी है। सर जो न्यू 20 काउ परचेज करी है वो करी है इन्होंने 21,000 माइनस 1,000 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, लेकिन सर हमने इससे खरीदी है तो पैसे कितने दिए अभी देख लेते हैं। ये रिकॉर्ड होगा 4 लाख पे। ठीक है, यहाँ पे देखो साथियों 4 लाख पे तो ये रिकॉर्ड होगा, लेकिन साथियों हमने पैसे कितने दिए हैं जब हमने बाय करा है? सर हमने तो पूरे 21,000 दिए हैं ना, तो 4.2 लाख हमारे अकाउंट से गए, 4 लाख पे हम रिकॉर्ड करेंगे, तो हमें साथियों 20,000 का यहाँ पे लॉस है। ठीक है, उसके बाद 31 मार्च 2002 को साथियों दोबारा ध्यान से देखना है, जो काओ 1 अक्टूबर को 1 ईयर की थी, 31 मार्च को उसकी एज हो जाएगी 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर के काओ की जो वैल्यू है वो हम देख रहे हैं। तो 1.5 वाले कॉलम में आपको जाना है और जाना है आपको 31 मार्च को यहाँ पे।
तो 23,500 लेस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 1,100, तो 23,500 माइनस 1,100, 23,500 माइनस 1,100, तो ये जो वैल्यू आई है ये आपकी क्या है, ये आपकी फेयर वैल्यू ऑन 31 मार्च। तो साथियों आप इसे कंपेयर करोगे पुरानी वैल्यू से, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे गेन आ रहा है, इस गेन को आप रिकॉर्ड कर लोगे 48,000 का, ये आपने गेन रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो साथियों बहुत ही, मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन में बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर छोटी सी बात भी स्लिप हो गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से करना है। फिर अगली बात ये कह रहा है कि इनके पास थोड़ा सा दूध भी पड़ा हुआ है। ठीक है सर, थोड़ा सा नहीं सर, इनके पास काफी दूध पड़ा हुआ है। 31 मार्च 2002 को 1000 लीटर ऑफ मिल्क, इसका मार्केट प्राइस 20 दे रखा है और सेलिंग कॉस्ट 1 दे रखा है। तो साथियों हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे सर, एनआरवी पे करेंगे, तो ये आएगा 20 माइनस 119 इंटू 1000, तो इस वैल्यू पे आप वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री दिखा दोगे, जो दूध की इन्वेंट्री इनके पास पड़ी हुई है। तो साथियों आप ये समझ लो, ये जो इन्वेंट्री वाला पार्ट है ना, ये 1 नंबर बोनस का मिल रहा है फ्री का आपको। ठीक है, लेकिन आप इस चीज की कदर नहीं करते हो, प्रॉब्लम ये है। तो साथियों इंड AS 41 इजी चैप्टर है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका फुल चाहिए, टेंशन फ्री आपको लिखना है और पूरे नंबर आपकी जेब में। क्लियर है सर? सर बिल्कुल क्लियर है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3.1। अब मैं ये करा रहा हूँ आपको एमसीक्यू की वजह से। सर आपने एप्पी पी है? सर हमने पी है। बनती किससे है? सर एप्पल से बनती है। तो एक बंदा जो है वो एप्पी बना रहा है, जो कि टेक्निकली बोलते हैं एप्पल बेवरेज। अब इसके लिए उसे चाहिए सेब। ठीक है, तो इसके लिए वो एक किसान के साथ लीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया है। ठीक है, 3 साल के, ओनर ऑफ एप्पल ऑर्कार्ड, जो कि है यहाँ पे किसान है। ठीक है, अब इसमें 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 ये है कि जो ओनर ऑफ एप्पल ऑर्कार्ड है वही उगाएगा सारे पेड़ वगैरह। ठीक है, और फाइनली जब उसमें सेब लग जाएंगे तो यहाँ पे एप्पी वाला क्या करेगा, वहां से सेब तोड़ लेगा। तो साथियों इस ऑप्शन में क्या एबीसी लिमिटेड जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, आपको ये बताना है यहाँ पे। तो सर यहाँ पे ऑब्वियसली वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि उगा कौन रहा है? सर ओनर ऑफ एप्पल ऑर्कार्ड। तो साथियों ओनर ऑफ एप्पल ऑर्कार्ड पे इंड AS 41 एप्लीकेबल होगा, एबीसी लिमिटेड पे नहीं होगा। तो यही आंसर में लिखा हुआ है, एबीसी लिमिटेड इज नॉट एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी एज पर इंड AS 41। ईजी है बिल्कुल। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में जो एबीसी लिमिटेड है एप्पी बेवरेज, उसने कहा उगाने से लेके उखाड़ने तक सारा काम मेरा है। इसका मतलब पेड़ भी वही लगाएगा, उगाएगा भी वही, और एप्पल भी वही तोड़ेगा। तो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड जो है उस पे इंड AS 41 एप्लीकेबल है। तो कॉन्ट्रैक्ट 2, एबीसी लिमिटेड इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी एज पर इंड AS 41। इजी था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3.2 देखेंगे, नवंबर 19 में आ रखा है, दोबारा से आ सकता है। तो ये कंसेप्ट है आपका गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड। तो साथियों मैं सबसे पहले आपको कंसेप्ट दिखा देता हूं। ये रहा हमारा गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है साथियों, ये बस टेबल आपको समझना है, कंसेप्ट खत्म। तो साथियों गवर्नमेंट ग्रांट आपकी, अगर कोई बायोलॉजिकल असेट से रिलेटेड ग्रांट मिल रही है, लेकिन इसमें बेयरर प्लांट कवर नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि बेयरर प्लांट आता है आपका इंड AS 16 में, और इंड AS 16 में जो असेट अवेलेबल है उस पर लगता है इंड AS 20 गवर्नमेंट ग्रांट। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, अगर आपकी कोई बायोलॉजिकल असेट इंड AS 41 में शुरू से लेके अभी तक हमने क्या समझा है, बायोलॉजिकल असेट मेजर होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में, लेकिन इन्होंने लिखा है अगर बायोलॉजिकल असेट मेजर हो रही है कॉस्ट पे, तो सर ये तो एक तरीके से इंड AS 16 की तरह बन गया ना असेट आपका, तो इस पे फिर आपका इंड AS 20 ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है साथियों, ये आपका इस कैटेगरी का ही पार्ट बन जाएगा। क्लियर है सर? बिल्कुल। लेकिन सर अगर कोई बायोलॉजिकल असेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में मेजर हो रही है, तो मतलब आप इंड AS 41 में आ जाओ, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई ग्रांट मिल रहा है, ठीक है, अगर वो कंडीशनल ग्रांट है, तो साथियों जैसे जैसे आपकी कंडीशन मीट करते जाती है उसे आप PL में डालते जाओ, और कोई अनकंडीशनल ग्रांट है तो उसे आप
इमीडिएटली पीएल में डाल दो। तो सर इसमें जो लॉजिक है, लॉजिक तो वही इंडियाज 20 से आ रहा है, ठीक है। बस हम एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि अगर कोई बायोलॉजिकल असेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे है तो उस पर इंडेस 41 एप्लीकेबल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई कॉस्ट पे मेजर हो रहा है तो वो बन जाएगा एक तरीके से आपका इंडेस 16 वाला असेट, और उस पर लग जाएगा इंडेस 20, ठीक है। तो साथियों इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.2, तो फटाफट से देख लेते हैं। तो एक गवर्नमेंट ग्रांट मिला हुआ है 20 लाख रुपीस का, ठीक है। अब इसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है, एंगेज इन प्लांटेशन ऑफ यूकैलिप्टस ट्री, ठीक है साथियों। अब साथियों एफआर के पढ़ने के मजे ये हैं, थोड़े अंग्रेजी के खतरनाक वर्ड भी मिल जाते हैं देखने को, ठीक है साथियों। तो एक किस्म का पेड़ है, तो आपको इस पेड़ को उगाना है 5 साल तक, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने प्रोपोर्शनेट ग्रांट 4 लाख का स्टेटमेंट ऑफ पीएल में दिखा दिया है इंडेस 20 के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। तो साथियों सबसे पहले तो ग्रांट जो है किससे रिलेटेड मिला है, आपको प्लांटेशन करनी है ऑफ दिस ट्री। तो साथियों ये जो प्लांटेशन कर रहे हो आप, ये हमारा इंडेस 41 में कवर है। तो साथियों पहली बात तो इस पे इंडेस 41 एप्लीकेबल होगा, इंडेस 20 एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ गलती करी है। दूसरी बात यहाँ लिखा हुआ है कंटिन्यूसली आपको प्लांटेशन करनी है। तो साथियों इसमें ये हो सकता है कि 5 साल तक आप लगातार प्लांटेशन करो, ठीक है। जब पूरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी उसके बाद आपको ग्रांट जो है पीएल में लेके जाना है। तो साथियों ध्यान से देखो इस बात को, तो साथियों ध्यान से देखो, अभी आपको ये जो आप प्लांटेशन कर रहे हो, ठीक है, जो भी ये पेड़ है इससे आपकी एक बायोलॉजिकल असेट बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बायोलॉजिकल असेट है इसे आप मेजर कर रहे हो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में, ये अजम्पशन ले ली है एग्जामिनर ने, ठीक है। तो साथियों पहली बात तो आपको ये बोलना है कि इंडेस 41 लगेगा। अब यहाँ पे ग्रांट शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल अंटिल द 5 years हैव बीन पास, ठीक है। 5 साल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते आपको ग्रांट रिकॉग्नाइज नहीं करना है बुक में। तो एनटीटी ने जो ट्रीटमेंट करा है वो इनकरेक्ट है। लेकिन साथियों इसमें एक कंडीशन और भी हो सकती है, अजम्पशन हो सकती है कि ग्रांट की कंडीशन ये है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे ग्रांट को आप पीएल में डाल सकते हो, ठीक है, यानी रिटेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 1 साल कंप्लीट हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला तुम प्लांटेशन कर रहे हो तो 1 साल का जो है ग्रांट तुम रख लो। अगर टर्म्स ऑफ ग्रांट अलाउ पार्ट ऑफ इट टू बी रिटेन अकॉर्डिंग टू टाइम इलेप्स, तो उस केस में ये प्रोपोर्शनेट ग्रांट जो है 4 लाख का स्टेटमेंट ऑफ पीएल में दिखा सकते हैं। वो बात तो ठीक है, लेकिन तब भी इन पे कौन सा इंडेस एप्लीकेबल होगा साथियों, इंडेस 41 एप्लीकेबल होगा, ये जरूर लिख के आना है आपको। उसके बाद साथियों ये भी तो हो सकता है कि ये भी हो सकता है साथियों, ये जो हमारा बायोलॉजिकल असेट है ये हमारा बियरर प्लांट नेचर का है, ठीक है, ये हमारा बियरर प्लांट है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे असेट जो है हमारा वो कॉस्ट पे मेजर हो रहा है, तो उस केस में हमारा इंडेस 20 एप्लीकेबल होगा, ठीक है साथियों। तो साथियों एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ इन्होंने गड़बड़ी करी है, यहाँ से 3rd पॉइंट चालू हो रहा है, आपकी बुक में आपको सही मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजिकल असेट जो है वो कॉस्ट पे मेजर हो रहा है, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो ट्री है आपका वो आपका बियरर प्लांट है, तो इस कंडीशन में इंडेस 20 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और उस केस में आप प्रोपोर्शनेट ग्रांट जो है 4 लाख का बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस में ये करेक्ट होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन में करा कुछ नहीं है, 3 अजम्पशन लिए और 3 अजम्पशन के बेस पे इन्होंने आंसर चिपका दिया। तो इसके साथ साथियों फाइनली हमारा इंडेस 41 फुल फ्लेज कंप्लीट होता है। इतना अब आपके करके चले जाओ, आपके एग्जाम में फुल मार्क्स पक्के हैं साथियों। एनीथिंग एल्स, कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट है, कोई इंडेस आपको समझना है, कोई टॉपिक समझना है, कमेंट में बताओ, ठीक है, आपकी फरमाइश पूरी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। गुड डे, टेक केयर।